हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी मनु भंडारी का ये उपन्यास है। इसमें 15 लेक्चर हो गए हैं। लाइन बाय लाइन इस उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 2 और उपन्यास कंप्लीट कर लिए। एक तो तमस आपका कंप्लीट किया है और एक शेखर एक जीवनी को कंप्लीट किया है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगे हुए हैं। ओ ए है बंटी साहब, तुम तो बहुत प्यारे प्यारे हो भाई। और एक बाह पूरी पीठ को घेरती हुई उसके कंधे पर आ टिकी। नए सिरे से फिर उभरा, नहीं ये मम्मी नहीं है। मम्मी की बाहें, मम्मी का छूना और एकाएक ही बड़ी जोर से मम्मी की याद आने लगी। पापा की उंगली की पकड़ और ज़्यादा कस गई। हमारे पास आओ बच्चे, इतना शर्मा क्यों रहे हो? बंटी बच्चे इट से इट झट से बंटी की नज़रें ऊपर उठी। सामने जो चेहरा था उसमें दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया, पर फिर धीरे धीरे सामने वाला चेहरा खूब साफ होकर उभर आया। मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर दीपा आंटी से भी अलग, मम्मी से भी अलग। नजरें सिर्फ झुक गई गई वहाँ पापा से और ज़्यादा सट गया। पापा रास्ते में जिस मीरा की बात कर रहे थे वह यही है शायद। बंटी को अब इन्हीं के साथ रहना होगा। बहादुर, चीनू को इधर लाओ। एक लड़का गोद में गोरे गुदगुदे से बच्चे को लेकर भीतर आया। चीनू बेटा, पापा ने हमुसकर बाहें फैलाई और उस बच्चे को गोद में लिया। बंटी बेटा, पापा का सबको इसी तरह गोद में लेते हैं। बंटी, यह तुम्हारा छोटा भाई है। चीनू खेलोगे इसके साथ, खूब हंसेगा। तो बंटी को एकाएक फिर फूले फूले गाल वाला चेहरा देखने को की इच्छा हो आई। उसने आंखें उठाकर देखा तो उस चेहरे के पीछे कहीं अम्मी का चेहरा भी उभर आया। यह अम्मी है, तुम्हारा छोटा भाई। और साथ ही ख्याल आया, जोत क्या कर रही है होगी इस समय। आओ तुम्हें घर दिखा दे। यह तो बैठने और खाने का कमरा हो गया ना, और यह देखो सोने का कमरा। तब उस नीले कमरे से अलग करके ही इस कमरे को देखना पड़ा। डॉक्टर साहब पापा से लंबे है। सोने के कमरे से जुड़ा हुआ यह छोटा सा कमरा अब से यह तुम्हारा कमरा होगा। बंटी छोटा तो बंटी का कमरा भी छोटा। और बालकनी, यहाँ खड़े होकर कलकत्ते का शोर शराबा देखो। और घूम कर वह फिर बैठने वाले कमरे में आ गए। बस हो गया घर। इतने से घर में रहते हैं सब लोग, कोई खुली जगह भी नहीं है। इतने दिनों से मन में बसा हुआ लंबा चौड़ा कलकत्ता, कलकत्ते के ऊंचे ऊंचे मकान, सब जैसे एक क्षण में अड़धम हो गए। खाने की मेज पर बैठे हैं सब। बंटी वैसे ही चुपचाप नजरें नीची किए हुए है। आज तो तुम्हारे पापा को ऑफिस जाना था, सो जल्दी जल्दी में कुछ भी बना दिया। अब तुम हमें बता दो बच्चा, तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या क्या खाते हो, फिर वही सब बनाया करेंगे। वे बोल रही है। बंटी चुप, बता दो बेटे, शर्माते नहीं। यह तो अपना घर है, अपने घर में कैसा शर्माना। अरे ये अपना घर के छोड़कर दूसरों के घर खेलने जाएंगे कैसे? अपने घर जैसे लाट सा भी करने को मिलती कहाँ है? कैसी मार खाकर आए हो बंटी भैया, तुम तो बस अपने घर के ही शेर हो। और वह 4 कमरे का बगल बंगाल नुमा घर अपने लहलहाते बगीचे के साथ आंखों के सामने तैर गया। पीछे के आंगन में तुलसी के चबूतरे पर टिमटिमाता हुआ दिया। फूफी के हनुमान जी, वहाँ अपना घर होगा बेटा, अपने लोग। वहाँ लहलहाता बगीचा एक सूखे बंजर अहाते में बदल गया और छोटा सा घर फैलता ही चला गया। यहाँ नीम का पेड़ बाबा ने पापा के जन्म के साथ लगाया था और दोनों एक घर एक दूसरे में डूबने उतरने लगे और फिर धीरे 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 सब गायब। बस काले काले धब्बे, गोलमोल अंडा। बंटी कुछ खाओगे बेटे? निकाल दे तुम्हें। बंटी चौंका। पता नहीं पापा कब से उसके पास खड़े खड़े उसका कंधा झकझोर रहे हैं। गर्दन भीतर की तो देखो, बैठे हुए लोग किसी बात पर जोर जोर से बहस कर रहे हैं। वह तो सुन ही नहीं रहा था। बाहर के कान बंद थे। शायद भूख लगी है। नहीं, पापा उसी के पास बैठ गए। वहां से समेटकर उसे अपने से सटा दिया। बंटी तुम इतने सुस्त सुस्त क्यों हो बेटे? तुम
इस तरह उदास होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। बंटी ने पापा की ओर देखा। पापा, पता नहीं उसकी आंखों में आंसू है या पापा की। बेटा, बंटी बेटा पढ़ने जा रहा है हॉस्टल में, बहुत होशियार बनकर आएगा। वहाँ से कितनी कितनी तो चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पर। तुम तो क्या क्या बोले जा रहे हैं पापा। बस वह सुन रहा है पर समझ कुछ नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, आजकल कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन भी पापा की कोई बात समझ में नहीं आई थी, शायद तभी तो सब गड़बड़ हो गया। उसे एडमिशन के लिए इम्तिहान देने जाना था और पापा कह रहे थे देखो घबराना नहीं है, जो लिखने को दे लिख देना और जो कुछ पूछे जवाब दे देना। झेपना शर्माना नहीं, बोल्डली एंड स्मार्टली। पापा के चेहरे पर रह रहकर मम्मी का चेहरा उग जाता था और पापा की आवाज़ के ऊपर मम्मी की आवाज़। देखे बेटे, खूब सोच समझ कर करना और सवाल के उत्तर पेपर पर लाना, फिर तैयार होते हुए एक दाम दिया हो, ज़्यादा का पूछे तो गुणा करना और ज़्यादा का देकर एक का पूछे तो भाग। खाना खिलाते हुए भी जिस भूमिखंड के चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। बस के लिए खड़े भी अकबर दूसरे धर्मों का आदर करता था। उसने राजपूतों, इस घर में पापा मम्मी बन गए हैं। नहीं, मम्मी नहीं बने, बल्कि पापा पापा भी नहीं रहे। दूर रहते हैं तो लगता है पापा बहुत पास है, पापा की हर चीज़ वह जानता है, पर पास रहकर लगता है पापा को वह जानता ही नहीं। दूर रहकर भी कई बार उसने पापा को फाइलों में डूबे हुए देखा है। ललाट पर 3 सल और खूब गंभीर चेहरा लिए हुए है। कई बार बांस बेसिन पर सेव करते और नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ते हुए पापा उनकी आंखों के सामने उभरे हैं। पर यहाँ जब पापा को मेज पर सेव करते हुए और दीवान पर लेटकर अखबार पढ़ते हुए देखता है तो ख्याल आता है वे शायद टीटू के पापा थे, वह शायद डॉक्टर साहब थे। इन पापा को तो भीड़ भरी ट्राम। पापा ने उसे बिठा दिया और खुद डंडा पकड़कर खड़े हो गए। बंटी की आंखें ही नहीं बल्कि रोम रोम जैसे पापा पर अटका है। वह सड़क की ओर भी नहीं देख रहा है, कहीं पापा उतर जाए और वह भीतर ही रह जाए तो। ट्राम तो रुकती है और खट से चल देती है, पर हर बार ट्राम जब चलती है तो उसे लगता है जैसे वह पीछे छूट गया और डर के मारे उसकी सांसें रुकने लगती है। मन हो रहा है उठकर पापा को पकड़ ले, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। पापा का हाथ पकड़कर उतर गया, फिर भी दहशत जैसे ही की तैसी बनी हुई। कितनी भीड़ है सड़क पर यहाँ के लोग क्या घर में नहीं रहते, सड़कों पर ही घूमते रहते हैं। पापा को कसकर पकड़े रहने के बावजूद बराबर यही भय बना हुआ है कि पापा का हाथ छूट गया, कि वह इस भीड़ में खो गया। इतनी नए नए चेहरे, नए नए लोगों की भीड़, इतने सारे लोगों में पापा को ढूंढा जा सकता है। उसने पापा का कोट देखा, वह तो पापा के कपड़ों को भी नहीं पहचानता। हल्के स्लेट पर काले रंग का चारखाना उसने कोट से गहरी पहचान कर ली है। हरी बत्ती हो गई, चलो याद रखना लाल बत्ती पर कभी सड़क मत पार करना। वहाँ उंगली पकड़े ही सड़क पार कर गया। वह देखो, यह रहा तुम्हारा स्कूल। पता नहीं पापा किधर इशारा कर रहे हैं। बंटी के सामने तो अपना स्कूल तैर गया। आज कौन सा दिन है, शायद बुधवार है। इस समय ज्योग्राफी की क्लास रही होगी। कौन पाठ पढ़ा रहे होंगे? सर, मास्टर महाराष्ट्र, बंगाल। वह तो बंगाल में ही घूम रहा है। देखो बेटे, डरना नहीं, अंग्रेजी बोल लोगे ना, खूब सोचकर लिखना। सर पूछ रहे हैं व्हाट्स योर नेम डियर अरूप बत्रा। बंटी को लग रहा है जैसे उसकी आवाज़ कांप रही है। यू हैव कम विद योर फादर। बंटी सिर्फ धीरे से सिर हिला देता है। व्हाट्स योर फादर? बंटी एक क्षण पर सर की तरफ देखता है, फिर नीचे देखने लगता है। समझ ही नहीं आता कि क्या कहे। टेल मी अरूप, पर जवाब तो नहीं आता। उसे मालूम ही नहीं है। माई माई मम्मी इज़ प्रिंसिपल। जाने कैसे उसके मुंह से निकल गया और कहने के साथ ही वह खुद रुआंसा हो गया। सर हंस रहे हैं। बंटी को लग रहा है कि सर और ज़्यादा हंसे तो रो देगा।
कागज पेंसिल देकर सर ने उसे बिठा दिया। राइट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, एनी स्टोरी यू लाइक। बंटी के सामने ढेर सारी कहानियां तैर रही है, मम्मी की कहानियां, पूपी की कहानियां, पर उन सबको कैसे लिखा जा सकता है? वह तो जवाब ही नहीं दे सकता। सर ने क्या समझा होगा? पापा क्या कहेंगे? सामने फैले कागज पर आंसू टपक पड़े। शाम को वकील चाचा को आया देखकर एकाएक इच्छा हुई और कि दौड़कर उनकी बाहों में झूम जाए, जैसे पहले झूम जाया करता था, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं गया। बस एक बार चाचा की तरफ देखा और नजरें जमीन में गड़ गई। अरे यह क्या बंटी, चुपचाप खड़ा है? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चाचा ने पास आकर उसे गोद में उठा लिया, फिर जाने क्यों एकटक उसका चेहरा ही देखते रहे। चाचा की गोद में आकर बंटी को लगा जैसे चाचा अकेले नहीं आए हैं, चाचा के साथ बंटी का अपना पुराना घर भी आ गया है, बंटी की मम्मी भी आ गई है। और तभी ख्याल आया, पहले चाचा आते थे तो पापा की खबर लाकर देते थे, पापा की भेजी हुई चीजें लाकर देते थे। अब उसने बड़ी उम्मीद से चाचा की ओर देखा। अरे वकील चाचा, आप वे भीतर से आ गए? क्या हुआ? दे गाया टेस्ट? हो गया एडमिशन? चाचा ने बंटी को एकदम अपने से सटाकर बिठा लिया, पर उसका मन हो रहा है उठकर यहाँ से भाग जाए। नजरें है कि जमीन में धंसी चली जा रही है। कहाँ हुआ एडमिशन? कुछ किया ही नहीं, शायद नर्वस हो गया था कि वे बोल रहे हैं। हाँ, तभी कहीं से उभर कर आया, फूफी आज हलवा बना दो। बंटी बेटा सेकंड आया है तीनों सेक्शन में। लगता है वहाँ के स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। ये तो बताते थे कि हमेशा क्लास में पता नहीं अंग्रेजी की वजह से वो ये वे ही बोले जा रहे हैं। और चाचा चुप रहे और कोई और बोले मतलब कुछ गड़बड़ है। बंटी का मन हो रहा है कि कहीं चला जाए। इस स्कूल में तो थोड़ी जान पहचान भी थी। अब आप ही इनसे बात करिए चाचा, मेरी बात तो ये सुनते ही नहीं है, यूं भी मेरा बोलना। बंटी को लग रहा है चाचा की नज़रें जैसे उसी पर गड़ी हुई है। मैंने इतना समझाया कि देखो अभी मत लाओ, पहले उसके एग्ज़ाम होने दो, छुट्टियों में लाकर यहाँ रखना। यदि हिल जाए, उसका मन लग जाए तो यहाँ भर्ती करा देना, वरना बच्चे के साथ भी तो इतनी ज्यादती है। पर इनको तो जैसे सवार हो गए हैं। रात रात भर नींद नहीं आती थी। चाचा क्यों नहीं कुछ बोल रहे? पता नहीं वहाँ से भेज भी कैसे दिया इस तरह। मैं तो बाबा और कसकर चीनू को उन्होंने छाती से लगा लिया। चाचा शायद बोलेंगे ही नहीं। बंटी झटके से उठा और बाहर बालकनी में आ गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे बुलाया भी नहीं। वह पापा से कहेगा कि पापा उसे वापस मम्मी के पास भेज दे। वह यहाँ रहेगा भी नहीं, यहाँ पढ़ेगा भी नहीं, वह अपने स्कूल में ही पढ़ेगा वहाँ। पर बाहर के ढेर ढेर शोर में जैसे उसका अपना सोचना भी दब गया। धुआं उड़ाती हुई बसों का शोर, ट्रामों की टन टन, मोटरों की पी पी, आदमियों का शोर, शाम का अखबार बेचने वालों का शोर, तरह तरह की चीजें बेचने वालों का शोर। कितना शोर हो रहा है चारों ओर। यहाँ से क्रम वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अरे यह तो स्टेशन आ गया। थोड़ी देर नीचे उतरोगे बेटे? नीचे उतरोगे बेटे, पापा पूछ रहे हैं। बंटी ने सिर हिलाया, पर पापा उतर गए तो लगा जैसे वो अकेला छूट गया है। नजरें पापा के साथ चलने लगी। पापा हाथ में दोने लिए चले आ रहे थे। लो खाओ, सामने समोसे और नमकीन सेब रखे हैं। बंटी खाने लगा। मिर्च तो नहीं लग रही ना? पापा ने पूछा। बंटी ने सिर हिला दिया और पानी दिया तो पी लिया। सीटी हरी झंडी, फिर सीटी। गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। प्लेटफॉर्म की सारी भीड़, सारा शोर पीछे छूटता चला गया। पापा फिर उसके पास आकर बैठ गए और उसका एक साथ उसके कंधे पर हाथ रख दिया, एक हाथ उसके कंधे पर आकर टिका दिया। यहाँ से ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब बिल्कुल डरने की बात नहीं है बेटा, वहाँ कोई इम्तिहान नहीं होगा। मैंने सारी लिखा पढ़ी कर ली है, बस अब तू सीधे क्लास में। पता नहीं कितनी बार पापा यह बात कर चुके हैं और हर बार मन ही मन उसने दोहराया है, माई फादर इज डिविजनल मैनेजर।
ये भी पूछा जा चुका है, ये लाइन आपकी स्टेटमेंट बना के दी गई है, ठीक है, कि पापा की एक एक बात उसने रट ली है, पर हो सका। बंटी ने खिड़की पर ठोड़ी टिका ली और बाहर का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, शायद भीतर की आंखें खुल गई है। उसने पास लिटाकर, पापा समझ रहे हैं अपने पास, यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने हॉस्टल के लिए चिट्ठी लिख दी है। बट बंटी बहुत हिम्मत जुटा रहा है कि कह दे कि वह हॉस्टल नहीं जाना चाहता। रात भर वह जो सोचता रहता है, सब कह दे पर कुछ भी नहीं तो कह जाता। हॉस्टल में तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी उम्र के बच्चों को तो हॉस्टल में ही रहना चाहिए। अपने बराबरी के बच्चों के साथ पढ़ो, उन्हीं के साथ खेलो, उन्हीं के साथ रहो, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा बंटी। वहाँ जोत है, अम्मी है, उनका साथ रहेगा। यहाँ अकेला अकेला कितना बोर होता है। प्रिंसिपल मेरे दोस्त है, लोकल गार्जियन रहेंगे, इतवार को अपने घर ले आएंगे, उन्हें पापा ही समझाना। तैरता हुआ डॉक्टर जोशी का चेहरा सामने से निकल गया। तू इन्हें पापा क्यों नहीं कहता रे? हॉस्टल की कितनी बातें पापा बता रहे हैं। बंटी दिमाग पर बहुत जोर लगाता है, पर फिर भी हॉस्टल की कोई तस्वीर उसके सामने नहीं उभरती। पहले पापा जब कलकत्ते की बातें बताया करते थे तो कलकत्ते की कितनी तस्वीरें उभरती थी उसके मन में। एक एक जगह उनके एक एक जगह अनेक अनेक तस्वीरें। बंटी, तुम अपनी बनाई हुई तस्वीरें नहीं लाएंगे बेटे? मीरा जानती हो यह बहुत बढ़िया पेंटिंग करता है, वकील चाचा को बनाकर देगा कि नहीं? एक तुम हॉबी की तरह बागवानी ले सकते हो, पेंटिंग ले सकते हो। कलकत्ते में तो बागवानी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, सारा शौक ही मर जाएगा। हॉस्टल में तो हॉबी, तस्वीरें, बागवानी। कलकत्ता हॉस्टल सब एक दूसरे पर चढ़ते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से में घुलते जा रहे हैं। पापा और भी जाने क्या क्या बताते, समझाते समझाते रहे, दुलारते और थप थपकते रहे, और जब उसने आंखें मूंद ली तो उठकर अपने कमरे में चले गए। नींद में उसने देखा देखा कि पापा की उंगलियां पकड़े पकड़े स्कूल से निकल रहा है और पापा डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। जोड़ बाकी के मामूली से सवाल तक नहीं आए। सारे समय उंगली पकड़े पकड़े रहते हो चिपकू कहीं के, तभी तो किसी के सामने बोला नहीं जाता। यहाँ तो लड़कियों की तरह रोओगे, शर्माओगे या? और उन्होंने उंगली छुड़ाकर उसे अलग कर दिया। अलग होते ही बंटी जैसे भीड़ में खो गया। बदहवास सा वह चेहरा चारों ओर देख रहा है, दौड़ दौड़ कर लोगों को पकड़ रहा है, पर जिसे भी पकड़ता हुआ धीरे से हाथ छुड़ाकर आगे चला जाता। नए नए चेहरे, नए नए लोग, नई नई जगह। वह जोर से चीख पड़ा, पापा! बंटी, बंटी, बंटी बेटा! किसी ने जैसे उसे गोद में उठा लिया, और उसका नाम कौन जानता है? चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज। डर गए बेटा, सपना देखा है, देखो मैं पापा। वह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, सामने पापा का चेहरा दिखाई देता है। यह क्या वह रो रहा है? नहीं, उसकी आंखों में नहीं, पापा की आंखों में आंसू शायद। पापा ने उसे फिर से सुला दिया। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया और सिर्फ आवाजें तैर रही है। अंधेरे की आवाजें भी कितनी अलग तरह की होती है। क्या हाल हो गया है बच्चे का? इतना सहमा सहमा डरा डरा रहता है। कैसे नहीं भेजूं इसे हॉस्टल? यह जब सबसे कटकर रहेगा, अपने बराबरी के बच्चों के बीच में भी रहेगा तभी नॉर्मल होगा। हो खर्चा जैसे भी हो, जो भी हो। आप मेरी बात ठीक ढंग से समझ ही नहीं रहे। ठीक है, मैं अब इस बारे में कुछ बोलूँगी नहीं ही नहीं। और फिर आवाज़ें भी धीरे-धीरे अंधेरे में डूब जाती है। अब तुम सो जाओ, बाहर भी तो अंधेरा हो चला है। तो पहली बार ख़्याल आया कि सचमुच बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इतनी देर से खिड़की पर ठोडी टिकाए वहाँ देख गया क्या रहा है? पापा ने खेस अ, बिछाकर तकिया लगा दिया तो बंटी बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप लेट गया। नींद नहीं आ रही है? हो तो किताब दे, पढ़ोगे लेटे लेटे। नहीं, बंटी को नींद नहीं आ रही है, फिर भी उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया, और डिब्बे में बैठे नए नए लोग, पापा, सब उसमें घुल मिल गए। रंग बिरंगे, तरह तरह के आकार के छोटे बड़े धब्बे उसके चारों ओर तैरते आ रहे हैं, अलग अलग एक दूसरे में मिलकर। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे
अब ये हमने 252 पेज तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें 265 पेज है, तो अब ये नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएगा उपन्यास। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।